जब तपस्या कोई आदमी करता है तो मन में जब हम फोकस करते हैं तो कुछ एक कोर क्वेश्चंस, कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं। कोई भी चीज़ अटकनी नहीं चाहिए, कोई भी चीज़ रोड ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। जैसे ही ब्लॉक आएगा माइंड में, कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। तो मैंने 2009 में एक सबैटिकल लीव ली, 1 साल के लिए मैं यूएस गया। वहाँ पर मैक्सवेल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में मैंने मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली, हैप्पी छठ टू ऑल ऑफ यू। सो जैसा प्रशांत जी बोल रहे थे, सिविल सर्विसेज की तैयारी एक जर्नी है, एक तपस्या है। और उस जर्नी और तपस्या के समय बहुत सारे मन में, जब तपस्या कोई आदमी करता है तो मन में जब हम फोकस करते हैं तो कुछ एक कोर क्वेश्चंस, कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं। और वो कोर क्वेश्चंस चेंज नहीं होते। मैं 1992 में, मैंने 93 में पहली बार मैंने जब एग्ज़ाम लिखा, उस समय जब हमें डिस्कस करते थे, फिर लास्ट 30 इयर्स में मैं जिन जिन लोगों से, बहुत सारे लोगों, जब ऑब्वियसली मैं जब IAS में था तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स आके मुझसे मिलते थे। वो जो क्वेश्चन पूछते थे, वो सिमिलैरिटी, क्योंकि जो कोर होता है, जो फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं, वो चेंज नहीं होते। वो आज भी वही सच हैं। और शायद अगले 30-40 साल बाद भी कोई, जब कोई सिविल सर्विस एग्ज़ाम लिखेगा, IAS एग्ज़ाम लिखेगा, तभी भी वो क्वेश्चंस उतने ही सच होते हैं। दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण प्रकाश है। मैं, जैसा बताया प्रशांत जी ने, मैंने जस्ट थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा अपने बारे में। मैंने 88 से 92 तक IIT कानपुर से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। मैं ऑब्वियसली 4th ईयर में डिसाइड कर लिया पेरेंट्स ने कि तुम्हें सिविल सर्विसेज लिखना है। तो मैंने कोई कैंपस में कोई कैंपस सिलेक्शन के समय किसी कंपनी में मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। सिविल सर्विसेज मेरा पहला एग्ज़ाम लाइफ का था आफ्टर ग्रेजुएशन। और फिर 93 वाले एग्ज़ाम में, 93 में मैंने प्रीलिम्स दिया, 94 में मेरी 20th रैंक आई और मुझे आंध्र प्रदेश का ऑर्डर अलॉट हुआ। और 30 साल मैंने IAS में, 94 से 2024 तक IAS में मैंने आंध्र प्रदेश में नौकरी की। बीच में, जिसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट में सबैटिकल, यानी कि तुम ब्रेक लेते हो। सबैटिकल का मतलब होता है कि, इसका टेक्निकल वर्ड सबैटिकल का होता है कि जब फार्मर्स 7-8 साल 10 साल जब कल्टीवेट करता है तो 1 साल के लिए अपनी लैंड को फ्री रखता है, जिससे कि तुम जाके वहाँ पर वो फिर से 1 साल बाद ज़्यादा वो बेटर हो जाएगी लैंड और फिर से वो क्रॉप्स लेता है। तो उसी तरीके से जॉब में भी होता है सबैटिकल, टेक ए ईयर ऑफ, बाहर जाओ, सोचो अपने बारे में, इंट्रोस्पेक्शन करो, पढ़ो जाके। तो मैंने 2009 में एक सबैटिकल लीव ली, 1 साल के लिए मैं US गया। वहाँ पर मैक्सवेल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में मैंने मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया। तो जब मैंने 30 सितंबर को मैंने VRS लिया, तो मैंने सोचा कि मुझे अब जॉब 2.0 जो मेरा करियर होगा आफ्टर IAS, मुझे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। मैं सेट चीज़ों को सोचने लगा। तो मुझे एक ये भी लगा कि मुझे अपना एक्सपीरियंस, मुझे अपने उन यंग साथियों के साथ शेयर करना चाहिए। पर्टिकुलरली मेरी जर्नी, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की जर्नी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि शायद मेरा जैसा बैकग्राउंड है, मोस्ट ऑफ द सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स का भी बैकग्राउंड बहुत सिमिलर है। मैंने क्लास 12 तक हिंदी मीडियम में पढ़ाई की। लाइफ में पहली बार एक पैराग्राफ इंग्लिश में शायद मैंने सिविल सर्विसेज के मेंस एग्जाम में लिखा। IIT में भी होते हैं, IIT में भी जब हम पढ़ते हैं तो IIT में भी ह्यूमैनिटीज़ के कोर्स हम करते हैं, फर्स्ट ईयर में करते हैं, सेकेंड ईयर में करते हैं। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। बट पहली बार मैंने अपनी लाइफ में एक पैरा इंडियन पॉलिटी के ऊपर, एक पैरा को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, एक क्वेश्चन का आंसर, सब्जेक्टिव आंसर, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार मेंस एग्जाम में लिखा। और आपको जान के खुशी होगी कि मेरे सब्जेक्ट्स फिजिक्स और मैथमेटिक्स होते थे।
आपको खुशी होगी कि नहीं, नॉट ओनली मेरे को मैथमेटिक्स में इंडिया में टॉप 10 मार्क्स, जो रिटन मार्क्स बोलते हैं, आए थे, बट वेरी सरप्राइजिंगली जनरल स्टडीज में भी मेरे टॉप 10 इंडिया के उस ईयर के, इफ यू सी द 1993 के एग्जाम्स के मार्क्स में, 1993 के मार्क्स में मेरे जनरल स्टडीज में भी ऑलमोस्ट टॉप 10 में मेरे मार्क्स आए थे। यानी कि बहुत सारे लोग जो हिंदी मीडियम से या वर्नाकुलर से, तमिल मीडियम से या तेलुगु मीडियम से, मराठी मीडियम से 12th करते हैं, उनको लगता है कि शायद हम मेंस में पहली बार लिखेंगे, लिख पाएंगे, अच्छे मार्क्स आ पाएंगे, हमारा कंपटीशन है जिसने DPS RK पुरम से पढ़ाई की है, दून स्कूल से पढ़ाई की है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हैदराबाद पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की है, उन बच्चों के साथ क्या मैं जनरल स्टडीज़ के पेपर्स अच्छे लिख सकता हूँ और मार्क्स अच्छे ला सकता हूँ, क्योंकि मैंने 12th तक तो केवल अपने हिंदी मीडियम या तेलुगु मीडियम या मराठी मीडियम में लिखा है। ला सकते हैं। और मैं एक एग्जाम्पल नहीं हूँ, मैं सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल आपको बता सकता हूँ कि बच्चों की पहली बार सब्जेक्टिव पेपर इंग्लिश में मेंस के समय लिखा और ऑल इंडिया हाईएस्ट और टॉप 10 टॉप 20 ऑल इंडिया हाईएस्ट में मार्क्स आए। दूसरी चीज कि मेरी जो पैदाइश हुई और मेरी 12th क्लास हुई वो एक बहुत सारे छोटे टाउन में हुई। जो लोग यूपी से रहने वाले हैं, बिहार से रहने वाले हैं, उनको थोड़े फेमिलियर होंगे। उस जगह का नाम है, मैं जहाँ से पढ़ा, मैं क्लास 12th मैंने किया, क्लास 7 से 12 जो मैंने किया, वो है प्लेस कॉल्ड ओबरा थर्मल पार्क। ओबरा क्या है? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, जो वन ऑफ द वेरी इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। तो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है ओबरा, वहाँ तक मैंने क्लास 12th किया। नॉट ओनली मैंने क्लास 12th वहाँ तक किया, बीटेक करने के बाद मैं फिर वापस वहीं गया। उस जगह से, ओबरा से अभी तक मैं पहला था वहाँ से जिसका IIT कानपुर में हुआ इलेक्ट्रिकल में, और सेकंड शायद वहाँ से, उससे पहले किसी ने का सिविल सर्विसेज में IAS में सिलेक्शन नहीं हुआ था, कोई भी नहीं था जान पहचान का। और वो ऐसी जगह थी, छोटी जगह थी उन दिनों में। वहाँ उस समय तो यूट्यूब भी नहीं था, कोई जीमेल ईमेल कुछ नहीं होता था, न्यूज़पेपर भी एक दिन लेट आता था। तो मेजॉरिटी, और अभी भी मैं जो सोचता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जो सिविल सर्विसेज की प्रिपेयर करते हैं उसमें भी काफ़ी लोग इस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं। मदर टंग बैकग्राउंड, क्लास 12, स्मॉल टाउन। तो उस समय मेरे दिमाग में क्या क्वेश्चंस आते थे जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, अगर मैं उन और उसके बाद भी लास्ट 30 ईयर्स IAS में मैंने जो सीखा, अगर उससे अगर वो क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं और उसको आंसर करने में मैं अगर कुछ सपोर्ट कर सकता हूँ, सो जो 2.0 होती है किसी भी, आप भी जब मेरे एज के आएंगे तब आपको समझ में आएगा, जब 2.0 जॉब होती है, इट्स मोर अबाउट गिविंग बैक। What can I give back to my country? What can I give back to my society? What can I give back to my family more? गिविंग बैक वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा रहता है। तो ऑब्वियसली जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं, उनको भी आई शुड गिव बैक, दैट्स ऑल्सो वन ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वही सोच के आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ टॉक्स कॉल्ड प्रवीण प्रकाश टॉक्स, और शॉर्ट फॉर्म में PP टॉक्स। और दो जगह का बहुत कंट्रीब्यूशन है मेरे लाइफ में, एक उत्तर प्रदेश का और एक आंध्र प्रदेश का। तो ऑब्वियसली मैं उसको हिंदी में भी करूँगा, इंग्लिश में भी करूँगा, और उसको मैं तेलुगु में भी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम करूँगा। सो फ्रेंड्स, ये जो कोर क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं, मुझे सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है, जैसे ही हम फोकस करते हैं तो पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है वो यही है। क्योंकि ये क्वेश्चन क्यों दिमाग में आता है इतना? वो इसलिए आता है कि एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए यूथ, एज ए चाइल्ड, ये पहला लाइफ का डिसीजन होता है। तब तक तो सब ठीक चल रहा है, 10th में आए, मैथ्स ठीक थी, इंजीनियरिंग ले ली, बायोलॉजी ठीक थी, मेडिसिन ले ली, कॉमर्स अच्छा लगता था, अकाउंटेंसी अच्छी लगती थी, कॉमर्स ले ली, ह्यूमैनिटीज़ अच्छी लगती थी, लैंग्वेज अच्छी लगती थी तो आर्ट्स ले लिया, प्रोपोर्शनेट उस प्रोफेशनल कॉलेज में गए। बट उसके बाद जब ग्रेजुएशन हो गए, अब सडनली 3-4 ऑप्शन आ गए। पहला ऑप्शन, जॉब ले लूं क्या?
और आजकल वो मैं टर्मिनोलॉजी सुनता हूँ 7L का पैकेज, 10L का पैकेज, 5L का पैकेज, 15L का पैकेज। मैं अगर जॉब ले लूँ क्या, मैं और पढ़ूँ क्या, जॉब लूँ भी तो पब्लिक सेक्टर जॉब लूँ, प्राइवेट सेक्टर जॉब ले लूँ क्या, स्टार्टअप जॉब ले लूँ क्या, या कैट कर लूँ क्या, गेट कर लूँ क्या, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस लाइफ में। और उसमें सडनली एक बच्चा डिसाइड करता है नहीं, मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँगा। अब उसके आसपास के जो फ्रेंड्स हैं वो तो शुरू हो गए हैं, 7 लाख का पैकेज, 10 लाख का पैकेज, मैंने ये खरीदा, वो खरीदा, नया मोबाइल फ़ोन खरीदा, यहाँ गया, यहाँ घूमने गया, कंपनी ने मुझे यहाँ भेजा, अपना इंस्टाग्राम में उसने लगाया, मैं यहाँ घूम के आया, वहाँ घूम के आया, मैं यहाँ गया, ये मैंने इस होटल में मैंने जाके एक वर्कशॉप की, वहाँ घूमने गया। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो बैठ के बस सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो सबसे पहला डिसीजन आ रहा है माइंड में, दिमाग में आ रहा है, एम आई मिसिंग द बस? क्या मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ? क्या मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ? एम आई मिसिंग द बस? वो गया में चला गया है, वहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, सिंगापुर पोस्टिंग में जॉब लग गई है, किसी यूएस में जॉब लग गई है। एम आई मिसिंग द बस? और जब तपस्या कोई आदमी करता है या प्रिपरेशन करता है, एजुकेशन इज लाइक तपस्या, उस समय जब आदमी फोकस करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है, तो वो नहीं चाहता कि कोई भी चीज उसे डिस्टर्ब करे माइंड। और ये बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस है। और जब भी हम पढ़ते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी चीज अटकनी नहीं चाहिए, कोई भी चीज रोड ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। जैसे ही ब्लॉक आएगा माइंड में, कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, हमारी प्रिपरेशन नहीं हो सकती, चाहे वो छोटी चीज हो, चाहे वो बड़ी चीज है। जितनी इंपॉर्टेंट नॉलेज है, जितनी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की नॉलेज है, उतनी ही इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चीज हमारे दिमाग में अटकनी नहीं चाहिए ना। प्योर, इट्स लाइक पूजा, इट्स लाइक डूइंग एज आई सेड, तपस्या। मैं हूँ, भगवान है, मैं हूँ, पढ़ाई है, मैं हूँ, प्रिपरेशन। बीच में कुछ अटकना नहीं चाहिए। तो मैं आपको इस सेशन में ये बताना चाहता हूँ कि आपका डिसीजन ये डिसाइड करना कि मैं अपने लाइफ के 3 साल, 4 साल, 5 साल प्रिपरेशन के लिए दूंगा, ये एक सही डिसीजन है। कभी इसको डाउट मत करना। एक बार डिसाइड कर लिया है, इसको कभी डाउट मत करना। और ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ, मैं 3-4 रीजंस बताऊंगा। पहली बात, मैंने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना, अरे वो जब 20th सेंचुरी थी तब इंडिया इकॉनमी भी ओपन नहीं हुई थी, अपॉर्चुनिटीज़ भी ओपन नहीं हुई थी। पुराने ज़माने में तो ठीक है, कोई ऑप्शन ही नहीं था, लोग सिविल सर्विसेज लिखते थे। अब तो इतने ऑप्शंस आ गए हैं, ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। अब ये 3 साल लाइफ के देना क्या ज़रूरी है क्या? इज़ इट वर्थ इट क्या? ये डिस्कशन ये डिस्कशन मैं सुनता रहता हूँ। और बहुत सारे ऐसे डिस्कशन आगे लोग मुझसे भी पूछते रहते हैं कि सर वो तो ठीक है, आप जब थे वो तो 20th सेंचुरी थी, तो 92, 93, तो 21st सेंचुरी है, 2024 है, इतने तो जॉब से आ गए हैं, तो वो छोड़ के सब 3-4 साल इसके लिए प्रिपरेशन करना, इज इट वर्थ इट? तो मेरा आंसर उसके लिए 2 है। एक बोलते हैं क्वांटिटेटिव, एक बोलते हैं क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब कि जब मैं वो एग्ज़ाम लिखता था, व्हेन आई रोट सिविल सर्विसेज, उस समय इंडिया की पॉपुलेशन 90 करोड़ थी। हमारी कंट्री की पॉपुलेशन उस समय 90 करोड़ थी। और ये 90 करोड़ लोगों में से आज वो पॉपुलेशन बढ़ के 90 करोड़ से वो पॉपुलेशन बढ़ के 140-150 करोड़ हो गई। अब बाई 60%, 70%, 60%, 70% पॉपुलेशन बढ़ गई। तो मेरे टाइम पे सिविल सर्विसेज में जो लोग एग्ज़ाम लिखते थे, फॉर्म जो भरते थे वो छोड़, जो एग्ज़ाम प्रीलिम्स का एग्ज़ाम लिखते थे, वो समथिंग बिटवीन 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच के बच्चे एग्ज़ाम लिखते थे। तो 60% अगर प्रोपोर्शनेटली बढ़ गया तो कितने बच्चों को इस बार लिखना चाहिए? अराउंड 2.25, 2.5 लाख, 2.75 लाख स्टूडेंट्स को प्रीलिम्स का एग्ज़ाम लिखना चाहिए।
कितने बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं? 7.5, 8, 7, 8.2, 8.3 lakh students are writing this exam. What does it show? What does this data show? This data show कि और एस्पिरेशन गवर्नमेंट जॉब्स की, यूपीएससी जॉब्स की एस्पिरेशंस और बढ़ गई है, क्रेज और बढ़ गया है बच्चों में। जो 90s में होता था उससे अब ज़्यादा है, विच मीन्स अगर बेटर ऑप्शन है तभी तो ज़्यादा है क्रेज। दैट्स अ क्वांटिटी। सेकेंड इज, लेट्स लुक एट ऑल्सो द क्वालिटी पार्ट ऑफ, आर द बेस्ट इन इंडिया ऑल्सो आर एस्पायरिंग टू बी इन सिविल सर्विस? कि बेस्ट ऑफ इंडियाज आर गोइंग समवेयर एल्स। लेट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जो इंडिया के बेस्ट स्टूडेंट्स हैं वो भी क्या एस्पायर कर रहे हैं। तो जनरली ये माना जाता है कि यूपीएससी का क्रेज, यूपीएससी एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब्स का एस्पिरेशन क्रेज नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है। इसलिए मैंने डेलिबरेटली 2 एग्जाम्पल लिए साउथ से, साउथ इंडिया से। मैं पहला एग्जाम्पल है 2017 बैच के एक लड़के का, इसका नाम है पृथ्वी इमांडी। पृथ्वी जिनका 2017 बैच में सिविल सर्विसेज में हुआ, वो एक आईआईटी के प्रोडक्ट हैं, आईआईटी बॉम्बे के प्रोडक्ट हैं। कोई गेस आईआईटी के एंट्रेंस में इनकी रैंक क्या थी? एनी गेस? जब वो जेई इन्होंने लिखा अपने, जब वो आईआईटी बॉम्बे में जाने से पहले, तो आईआईटी बॉम्बे जब जेई में पृथ्वी की रैंक क्या थी? टॉप 10, टॉप 5, ऑल इंडिया रैंक 1 is 1। दे कैन बी गोल्ड मेडल है तो गोल्ड मेडल है, वो फिर सिल्वर मेडल है, ब्रोंज मेडल है, 4th रैंक है, 10th रैंक है, 20th रैंक है। किसी भी एग्जाम का ऑल इंडिया रैंक 1 इज ऑल इंडिया रैंक 1। ये इसने जेई जब लिखा 2010 या 11 में, ही वॉज ऑल इंडिया रैंक 1। फिर आईआईटी बॉम्बे गया, आईआईटी बॉम्बे में जाके इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाई की। 4th ईयर के बाद ही गॉट द ड्रीम जॉब, पोस्टिंग साउथ कोरिया में हुई। साउथ कोरिया में गए, 1-2 साल काम किया, अब बोला नहीं, वापस आना है इंडिया, सिविल सर्विसेज लिखना है। पृथ्वी, दिस जनरेशन, मेरी जनरेशन का नहीं है, मेरी जनरेशन में बहुत सारे एग्जाम्पल दे दूंगा। सो इस जनरेशन के लोग भी, द बेस्ट पीपल ऑल्सो आर एस्पायरिंग टू बी इन सिविल सर्विस। सेकेंड एग्जाम्पल साउथ इंडिया से ही है, आम्रपाली 2010 बैच, ये भी साउथ इंडिया की हैं, आंध्र प्रदेश की हैं। आम्रपाली ने आईआईटी चेन्नई से बीटेक किया और बीटेक कंप्लीट होने के बाद आम्रपाली आईआईएम बैंगलोर गई। उन्होंने आईआईएम बैंगलोर से एमबीए किया और आईआईएम बैंगलोर से एमबीए करने के बाद उन्हें सिविल सर्विसेज अटेम्प्ट किया। और सिविल सर्विसेज में उनका मेन सब्जेक्ट क्या था? कोई गैस? एनी गैस? मेंस में जो मेन ऑप्शन सब्जेक्ट था उसका क्या था? हाँ, मैथ्स। और कोई गैस? 1-2 गैस मोर? हाँ, सोशियोलॉजी, संस्कृत, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर। Can you imagine? Can you imagine a student, chemical engineer, I am Bangalore, English literature? मतलब कि इससे ज़्यादा राउंडेड पर्सनालिटी किसी की हो सकती है? Be it McKinsey, be it BCG, be it any job in the world, people will be after her. भैया तुम्हारा सब कुछ है, टेक्निकल नॉलेज भी आती है, मैनेजमेंट स्किल भी है, लैंग्वेज भी है, सब कुछ हो, 360 डिग्री, you can get any job in the world. Said no, I will write civil services, I will go to civil services. अब एक नॉर्थ का एग्जाम्पल सुना है इनके बारे में? आप तो नॉर्थ का हैं, तो नॉर्थ में सुना है इनके नाम में? आदित्य 2011 बैच, हरियाणा काडर।
पहले सेलिब्रेशन घर में, नीट का एग्जाम लिखा है, कहाँ सिलेक्शन हुआ है? एम्स दिल्ली, एम्स दिल्ली। 5 साल बाद घर में एक और सेलिब्रेशन, एम्स का कोर्स कंप्लीट हुआ है। एम्स का कोर्स कंप्लीट होने के बाद उनको एम्स में कंप्लीशन ग्रेजुएशन के समय में क्या मिल रहा है? द गोल्ड मेडल फॉर द बेस्ट MBBS स्टूडेंट ऑफ एम्स। द गोल्ड मेडल फॉर बेस्ट MBBS स्टूडेंट्स ऑफ एम्स, इंडिया के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट का, उसका भी टॉपर। आदित्य ने क्या बोला? मैं तो सिविल सर्विसेज लिखूंगा। इससे बड़ा डॉक्टर कोई हो सकता है क्या इस जनरेशन में इंडिया में? बता मुझे, मैं भी समझूं। एम्स दिल्ली का टॉपर, ही सेड आई विल राइट सिविल सर्विसेज। तो ऐसा क्या है कि 90s के भी बेस्ट स्टूडेंट सिविल सर्विसेज लिख रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, और इस जनरेशन के भी बेस्ट स्टूडेंट्स सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई कर रहे हैं? ऐसा क्या है? वो तो ग्लोब हैज बोलते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ग्लोब हैज बिकम विलेज। लोगों की बीटेक हमारे समय में नहीं होती, बट अब तो मैं सोचता देखता हूँ, किसी को बोलता है मेरी पोस्टिंग हुई है US, मेरी पोस्टिंग बीटेक के बाद UK हो गई है, जापान हो गई है, बैंगलोर में 1 CR का पैकेज है, यहाँ तक भी है आजकल है। बट ये सब छोड़ के सिविल सर्विसेज, ऐसा क्या है कि ये भी बोथ क्वालिटी वाइज एंड क्वांटिटी वाइज सारे बच्चे सिविल सर्विसेज की तरफ अट्रैक्टेड है? ऐसा क्या है गवर्नमेंट जॉब में? एंड दैट्स व्हाट आई एम हियर टू टेल यू। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं बहुत सारे पॉइंट्स कवर नहीं करूंगा, 3-4 पॉइंट्स कवर करूंगा कि ऐसा क्या है कि सब लोग 1 करोड़ का पैकेज छोड़ के, US छोड़ के, ये सब छोड़ के फिर UPSC की तैयारी करते हैं। ऐसा क्या है उसको? एज आई सेड कि मैं 3-4 पॉइंट बताऊंगा। तो फर्स्ट इज कि किसी भी सेंसिबल ह्यूमन बीइंग, कोई भी सेंसिटिव यूथ जो होता है, उससे पूछो कि तुम्हें लाइफ में एक चीज करनी है तो क्या करोगे? अगर एक ही चीज तुम्हें करनी है लाइफ में, भगवान बोले तुमसे एक चीज करनी है, तो तुम क्या करोगे? क्या चाहते हो तुम? तो वो बोलेगा मैं एक ही चीज करना चाहता हूँ। अगर मैं एक ही चीज पिक करनी है तो लाइफ में मैं जो चीज मैं पिक करना चाहता हूँ वो है कि मैं ऐसा कुछ करूं जिससे मेरे पेरेंट्स को बोलें, मेरे पेरेंट्स ये बोलें कि यस ग्रेट, तुम्हारे कारण मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी समाज में मेरी आइडेंटिटी बढ़ गई, समाज में मेरी इज्जत बढ़ गई। और वो खुशी पेरेंट्स को देख के अपने में बहुत खुशी होती। एवरी चाइल्ड, एवरी एडल्ट, एवरी चाइल्ड वॉन्ट्स दैट टू हैपन एज अर्ली एज पॉसिबल। कि फाइनली बाकी सब तो ठीक है, जो नौकरी लग गई, ये हो गई, पैसे आ गए, वो हो गए, क्या मेरे पेरेंट्स के बाद कोई वो वाइब, कोई फीलिंग आ रही है कि मुझे अपने बेटे पे, बेटी पे बहुत नाज है, और उसके कारण मेरी आइडेंटिटी आई, मेरे को समाज में आज एक हायर लेवल ऑफ स्टेटस मिल गया। बहुत तरीके हैं इसके, एक तरीके नहीं है, बहुत तरीके हैं इसके। फास्टेस्ट, ईजीएस्ट, गेट इनटू सिविल सर्विस। जिस दिन रिजल्ट आएगा, स्ट्रेट अवे पेरेंट्स की सोसाइटी में स्टेटस ऊपर। द मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट विच वी कैन गिव इट टू आवर पेरेंट्स बैक फॉर बीइंग with us, being supportive to us in 20, 25 years, 27 years. One shot. बाकी सब सब भूल गए एक बार में. And that's why these people want. ये इसलिए करना चाहते हैं, इन्हें मालूम है कि एक बार एग्जाम में आए, पास हुए, पेरेंट्स को आइडेंटिटी सोसाइटी में बढ़ गई। ये पहला मेन ड्राइविंग मोटिवेशन फैक्टर होता है। सेकंड, गवर्नमेंट में जब भी काम करता है,
he becomes a insurance for the family, friends and parents. सबके वो इंश्योरेंस का होता है। किसी को कोई जरूरत नहीं है किसी की, सब यहाँ पर सफिशिएंट है, सब लोग अपने आप को मैनेज कर लेते हैं, सब लोग हैंडल कर लेते हैं, लाइफ की बड़ी बड़ी क्राइसिस लोग मैनेज कर लेते हैं। इट्स लाइक ए हेल्थ इंश्योरेंस कि मेरा भतीजा गवर्नमेंट में है, मेरा फ्रेंड गवर्नमेंट में है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, इंश्योरेंस। यूज मेरे को 30 साल में किसी ने कोई काम पूछा नहीं, कोई क्राइसिस नहीं आई गवर्नमेंट में जो था। बट जो मैं एक कॉन्फिडेंस, एक इंश्योरेंस कवर जो मैं देता था अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, पेरेंट्स को, ब्रदर्स को, सिस्टर्स को, कजन्स को, एक इंश्योरेंस कवर है। हाँ, मेरा कोई है, गवर्नमेंट में है, वो गवर्नमेंट में होगा, किसी भी डिपार्टमेंट में होगा, एक है, गवर्नमेंट से कनेक्ट है। तो ये जो फीलिंग है कि सडनली मैं सबको इंश्योरेंस कवर दूंगा, ये उन लोगों में मेरे लिए मेरी कनेक्ट बढ़ाते हैं। मेरे पेरेंट्स की, उनके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और कजन्स के यहाँ मेरे पेरेंट्स की स्टेटस भी बढ़ाते हैं। और ये इंश्योरेंस की फीलिंग इतनी स्ट्रांग है कि गवर्नमेंट में रहोगे तो एक इंश्योरेंस है कि किसी भी फील्ड के किसी भी आदमी से अभी भी पूछते हैं कि गवर्नमेंट पूछती है जब कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, तुम्हें क्या करना है, बोलते हैं हमें गवर्नमेंट में एक जॉब दे दीजिए, चाहे कोई भी लेवल हो, अब गवर्नमेंट में हमें कनेक्ट कर दीजिए। सुन, किसी चीज की कमी है क्या? पीवी सिंधु इतने मेडल्स जीते हैं, इतना बड़ा नाम है, इतनी बड़ी बड़ी स्पॉन्सरशिप है, बट जब पीवी सिंधु को ऑफर किया गया कि आप एसडीएम बन जाएं, शी एक्सेप्टेड द ऑफर। और आज पीवी सिंधु आंध्र प्रदेश में एसडीएम है। पीवी सिंधु को सेट किया, अरे मेरे पास बहुत सारी चीजें, मैं ये करूंगी, मैं वहां गया हूँ, उन्होंने कहा नहीं, मैं एसडीएम बनूंगी। पीवी सिंधु after completing her career is a SDM in Andhra Pradesh. पारुल चौधरी, सुना होगा आपने, जब इनका बहुत फेमस था कि जब लास्ट लैप चल रही थी तो बोला कि क्या, व्हाट वाज योर मोटिवेशन, कि जब लास्ट लैप, जब वो रेस की चल रही थी, क्या आपके दिमाग में आ रहा था? उन्होंने बोला कि मेरे दिमाग में आ रहा था कि हे ईश्वर, मुझे थोड़ी और शक्ति दो, मैं थोड़ी और तेज दौड़ूं, मुझे गवर्नमेंट में जॉब मिल जाएगी एशियाड में। और वो सोच रही है गवर्नमेंट जॉब के बारे में। इंडिया पूरा 140 करोड़ इंडिया वाज सेइंग जल्दी जीतो मेडल जीतो, वो सोच रही है गवर्नमेंट जॉब के बारे में। द बिगेस्ट स्टार ऑफ क्रिकेट ऑफ 21st century, जोगेंद्र शर्मा, most historical last over of T20 match, India versus Pakistan 2007, historical T20. whole India is a big fan of योगेंद्र शर्मा कि क्या ओवर किया है इसने लास्ट। और इंडिया एकदम टर्न अराउंड इवेंट इन फॉर इंडियन क्रिकेट के 83 के बाद में तो कोई हम वर्ल्ड कप ही नहीं जीत पा रहे हैं, कोई कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। इंडिया वाज ऑल टाइम लो। इंडिया लॉस्ट इन द क्वालिफाइंग राउंड इन द 2004 वर्ल्ड कप। उसके 2006 वर्ल्ड कप में क्वालिफाइंग राउंड में हार गया था 50 मैचेस में। सडनली टर्न अराउंड, T20 में जीता। इट वॉज अ टर्न अराउंड फॉर धोनी, इट वॉज अ टर्न अराउंड फॉर इंडियन क्रिकेट। मैन रिस्पॉन्सिबल, इट वॉज अचीवेबल टारगेट फॉर पाकिस्तान। द मैन हु मेड द हिस्ट्री वॉज जोगेंद्र शर्मा। हरियाणा, कहाँ हूँ? गवर्नमेंट में नौकरी कर रहा हूँ आज। इसलिए क्योंकि इन सबको मालूम है कि गवर्नमेंट में अगर मैं पार्ट हूं तो मैं वो इंश्योरेंस गवर्नमेंट को मैं वो देता हूं, इंश्योरेंस अपने फैमिली को। इसलिए वो गवर्नमेंट से कनेक्ट होना चाहते हैं। दैट्स द सेकेंड बिग रीजन व्हाई गवर्नमेंट जॉब्स आर सो गुड। इट डिजर्व्स दैट एफर्ट। तीसरा, अभी भी हमारी कंट्री में success in civil service is correlated with being good in academics.
तुम्हारा उसमें हो गया है सिविल सर्विसेज में, ओह पढ़ने में तेज है, पढ़ने में तेज है। क्योंकि सब लोग ये समझते हैं कि ठीक है, कुछ सबका टिपिंग पॉइंट डिफरेंट टाइम पे आता है। कोई बच्चा सडनली 5th क्लास से बहुत पढ़ने में तेज हो जाता है, कोई 10th क्लास से पढ़ने में बहुत तेज हो जाता है, कोई 12th में होता है, कोई ग्रेजुएशन में होता है, कोई प्रिपरेशन के समय हो सकता है, कोई उसके बाद भी हो सकता है। तो ये एक और अपॉर्चुनिटी है टू लीव दैट आइडेंटिटी इन द वर्ल्ड कि मैं पढ़ने में अच्छा था, इररिस्पेक्टिव ऑफ मेरा बैकग्राउंड। मैं शायद 10th में क्लास में पढ़ने में उतना तेज ना हूँ, मैं शायद क्लास 12th में पढ़ने में उतना तेज ना हूँ, शायद मैं ग्रेजुएशन में पढ़ने में उतना तेज ना हूँ, बट अगर मुझे सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हो जाता है तो मैं ये हिस्ट्री छोड़ के जाऊंगा कि मैं पढ़ने में तेज था। इट्स अ वन शॉट में पूरा आइडेंटिटी आ जाता है। फिर कोई पूछने वाला नहीं तुम्हारे 10th के मार्क्स कितने थे, 12th के मार्क्स कितने थे और ग्रेजुएशन के मार्क्स कितने थे, तुम्हारा हो गया है। तो एक बार में पूरा अपना एकेडमिक जो हमारा जो भी आइडेंटिटी है वो चेंज करने का की शक्ति रखता है ये एग्जाम में आने में। दैट इज द नंबर 3 मेन रीजन। तो सबको लगता है कि ठीक है एक बार हो जाएगा, मुझे वो आइडेंटिटी आ जाएगी। और द लास्ट रीजन इज 4 बिग रीजन में दो चीजों में इमोशंस जो वाइब्रेशंस होते हैं, किसी की हैप्पीनेस, दो लोगों की हैप्पीनेस देख के सबसे ज्यादा वाइब्रेशन आती है। एक है मदर, पेरेंट्स और मदर खुश होती है, माँ खुश होती है तो बहुत अच्छा लगता है। एंड सेकेंड इज मदरलैंड। जब देश अच्छा करता है, जब इंडिया क्रिकेट में जीतता है, सब एकदम वाइब्रेशंस आती है। गवर्नमेंट में जब नौकरी करता है तो किसी से भी पूछ लीजिएगा जो गवर्नमेंट में नौकरी करता है, जिस दिन उसके हाथ, जिस दिन रिजल्ट आता है, फीलिंग क्या आती है, मेरे हाथ में तिरंगा है। सबके हाथ में तिरंगा है, एवरी इंडियन हैज अ तिरंगा विद हिम, बट ये फीलिंग मैं ही फ्लैग हूं, मैं ही तिरंगा हूं, सडनली आने लगती है। अब क्यों आती है पता नहीं, सभी तिरंगे हैं और ऐसा जरूरी नहीं है कि जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं वही तिरंगे और बाकी लोग नेशन बिल्डिंग नहीं कर रहे। एवरीबडी इज डूइंग नेशन बिल्डिंग। चाहे मैं गवर्नमेंट हूँ, प्राइवेट में हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, बिजनेस करता हूँ, जो भी कर रहा हूँ मैं, सब लोग नेशन बिल्डिंग कर रहे हैं। जीडीपी इज इक्वलेंट टू प्रोडक्ट ऑफ एवरीबडी। बट पता नहीं यहाँ पर आई एम तिरंगा, फीलिंग आने लगती है, वो वाइब्रेशन आने लगती है। इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग। तो ये 4, मुझे लगता है ये 4 रीजंस हैं, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रीजंस, बिकॉज इन रीजंस के कारण 1990 में भी इट वाज द मोस्ट सॉट आफ्टर एग्ज़ाम यूपीएससी, 2024 में भी इट इज़ द मोस्ट सॉट आफ्टर एग्ज़ाम, and maybe in 2050 also it will be the most sought after exam. So जब भी आप बैठे और जब भी ये दुविधा माइंड में आए, क्या मैंने सही सोचा, क्या ये प्रिपरेशन 3-4 साल अपनी लाइफ के मैं दे रहा हूँ, क्या ये वर्थ है, हो सके तो इन 4 पॉइंट्स को रिकॉल कीजिएगा। Thank you, friends. Thank you. ज़्यादा नहीं, 1 2 3 हैवी लोग। क्वेश्चंस भी, कौन सा क्वेश्चन अच्छा होता है, किसी ने पूछा कौन सा क्वेश्चन अच्छा होता है। क्वेश्चन वही अच्छा होता है जो नेचुरल होता है, जो सच होता है और जिसके आंसर से मेरे दिमाग का वो ब्लॉक हट जाता है।
कोई उसमें कोई ये बहुत इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन है, बड़े इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है, उससे क्वेश्चन, वो कोई क्वेश्चन नहीं है। मेन क्वेश्चंस लाइफ के वो हैं। तो आई विल नॉट टेक क्वेश्चन आपके उस चीज को जब हम अचीव कर लेते हैं, सपोज हमारा सिलेक्शन हो जाता है, अब आप फूड एक्सपीरियंस की चीज का इतने दिनों से आपने सर, तो क्या सर वही हमें मतलब लगता है कि क्या हम अपनी लाइफ के लास्ट स्टेज को पा चुके हैं, क्या हम वहाँ पर स्टेबल अपने आप को फील करने लगते हैं कि क्या यही हमारा एम था, हम यहाँ पर स्टेबल हो चुके हैं, या फिर मतलब हमारी चेंज हो जाती है प्रायोरिटी उसके बाद, तो सर क्या वो सिचुएशन रहती है उसके बाद का? हमें हमेशा हर एक चीज़ों में एक सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग वो होता है जिसको कि इनएनिमेट चीज़ों में भी लाइफ दिखती है, दिखनी चाहिए, हमें वो प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो रिलेशनशिप में हमेशा ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, हमेशा हमें थैंक्स की भावना, हमेशा किसी को क्रेडिट देने की भावना, ग्रैटिट्यूड की भावना, ये ह्यूमन की अच्छी भावना है, हमेशा उसको डेवलप करने की फीलिंग करनी चाहिए। तो मेरा अगर लेट्स से इंजीनियरिंग में या मेडिसिन में या ग्रेजुएशन में मेरा सिलेक्शन हो गया, तो क्यों सिलेक्शन हुआ था? क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ रहा था। तो ज़्यादा पढ़ना करके जो आदमी है उससे मेरे को ग्रैटिट्यूड होना चाहिए ना। तो हम सडनली क्या करते हैं, वो 12th तक तो बहुत पढ़ते हैं, फिर सडनली हम पहुंच गए इंजीनियरिंग में, अब हो गया, तो ग्रैटिट्यूड चला गया उससे। क्योंकि हमें आइडेंटिटी तो उसी ने दी है ना। सिमिलरली सिविल सर्विसेज, अगर मुझे लगता है क्यों मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ, मैंने क्या किया जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ, तो जो वो क्या किया वाला फैक्टर है उसको हमेशा लाइफ लॉन्ग रखना चाहिए। उसी कारण तो हुआ ना, उसको कैसे भूल जाए? वो नहीं होता तो नहीं होता ना सिलेक्शन। अगर दिन में 12 घंटे पढ़ रहे थे, 13 घंटे पढ़ रहे थे और 13 घंटे पढ़ने से मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मुझे काम भी 13 घंटे करने चाहिए ना, बिना किसी को पूछे। जब मैं सिलेक्शन के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, तो सडनली नहीं बोला मुझे 12 घंटे रोज पढ़ना है। किसी ने बोला क्या 12 घंटे रोज पढ़ने का? मैंने खुद डिसाइड किया कि मैं 12 घंटे रोज पढ़ूंगा, और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। तो जिसके कारण मेरा सिलेक्शन हुआ उस चीज को कभी नहीं भूलना चाहिए। जिस दोस्त के कारण ब्रेक मिला लाइफ में, उस दोस्त को कभी उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। दैट्स इनग्रैटिट्यूड। तो हमेशा लाइफ में हमें कभी भी कोई सक्सेस मिले तो सक्सेस का कारण कोई आदमी हो या कोई हैबिट हो हमारी, उन आदतों को या उस आदमी को हमें कभी लाइफ लॉन्ग नहीं भूलना चाहिए। यही एक अच्छे आदमी की पहचान है, एक एथिकल आदमी की वही पहचान है। वही ये सिमिलर क्वेश्चन है, दोनों का क्वेश्चन ये है कि आने के बाद क्या। तो जो बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि मैं खुद हैप्पीनेस के लिए मुझे ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है, या मेरे द्वारा मैं लोगों को हैप्पी देखता हूँ उससे मुझे ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है। मैं खुद जब खुश रहता हूँ, सेंस ऑफ अचीवमेंट मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, या मम्मी पापा को देखता हूँ कि वो खुश हैं, उनको देख के मुझे हैप्पीनेस ज़्यादा लगती है। तो ज़्यादातर ह्यूमन बीइंग में अपनों को खुश बना के ज़्यादा हैप्पीनेस होती है। तो आदमी बाय नेचर इज ए सेल्फलेस पर्सन, मुझे खुद की ज़्यादा नीड नहीं होती है किसी भी आदमी की, किसी की भी, वो दूसरों को खुश देख के खुश होता है। तो तुम्हारा अचीवमेंट हुआ, उससे क्या हुआ, तो मम्मी पापा खुश हुए, तो तुम हमेशा कुछ और कुछ करते रहोगे जिससे कि तुम्हारे वो दैट गिव्स यू गोइंग कि मुझे हैप्पीनेस मिली कैसे, बहुत प्रिपेयर हार्ड वर्क करने से, तो मुझे उतना ही हार्ड वर्क करते रहना है, और फिर मुझे आसपास के लोगों को खुश करना है, हैप्पीनेस बांटनी है। उनकी हैप्पीनेस देख के मेरे को वाइब्रेशन होती है, मैं भी खुश होता हूँ। बड़े होंगे तो ना वैसे ही माइंड चलता है हम लोग। ये बताया, वो उस मैम को देख लेते, पहले वो कर लेते। यस मैम, लास्ट बट वन। अब बोल दीजिए, सुनाए, समझ में आ जाएगा मुझे। मैं समझ गया आपका क्वेश्चन, मुझे समझ गया आपका क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट में ज्वाइन करना एक बहुत थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट सी चीज है,
हर एक आदमी का एक उस गवर्नमेंट में जाने के समय एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट भी माइंड में होता है। जैसे कि जो चाइल्ड लेबर करके, मुझे उस चाइल्ड लेबर वाले फील्ड में काम करने का मौका मिलना चाहिए, ये आप पूछ रही है ना, क्या मुझे वो मौका मिलता है? हाँ, समझ गए। किसी का चाइल्ड लेबर का फील्ड होगा, कोई बोलेगा मुझे स्पोर्ट्स में करना है, कोई कहता है मेरे को फॉरेस्ट इन्वायरमेंट अच्छा लगता है। तो ये बात मैंने बहुत लोगों को बताई है कि मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस गवर्नमेंट में ये है कि गवर्नमेंट इज लाइक ए मूविंग ट्रेन। किसी भी कंपार्टमेंट में घुस जाओ, अगर सिंसियरिटी है, एक लक्ष्य है, पक्का तुम उस डिब्बे में पहुंचोगे, उस सीट पे भी पहुंचोगे। अगर मेरा मन कहता है कि मुझे लाइफ में सबसे अच्छा मैंने ज्वाइन किया है कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बट मेरे लाइफ का ध्येय था कि मुझे चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट हैंडल करना है, उस सीट पे पहुंच जाओगे। ये मैंने अपने बहुत सारे जूनियर्स को भी बताया है कि जो सबसे क्लोज फ्रेंड हैं, जिनको कभी नहीं छोड़ना है, चाहे किसी भी गवर्नमेंट में किसी भी उसमें चले जाएं, आप किसी भी सर्विस में रहें, किसी भी जॉब में रहें, 2 दोस्तों को हमेशा अपने साथ रखना है, सच और साहस। वो नहीं कभी धोखा देते, उनको अपने साथ रखिएगा, हमेशा सक्सेस मिलेगी। लास्ट क्वेश्चन। हाँ फ्रेंड्स, बिफोर लंच। हाँ पूछ लिए आप, तो मैं रिपीट कर दूंगा सबके लिए। तो क्वेश्चन ये है कि 30 साल में ऐसा कोई आपका इंसिडेंट हुआ जिसको आपकी फीलिंग आई यू आर द तिरंगा। तो वन ऑफ द रीजन व्हाई इट इज ये जॉब्स आर, गवर्नमेंट जॉब्स आर सो एक्साइटिंग। every day you get this feeling. Every day you get this feeling by when you close the day कि आज तुम एक्चुअली माइंड में विजुलाइज कर सकते हो कि मैंने इस 15, 20, 1000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, कभी कभी 140 करोड़ लोगों के लिए मैंने ये हैप्पीनेस लाया। क्योंकि जैसे मैं पहले भी बोल रहा था, फंडामेंटली हम कुछ भी करते हैं उसका एंड है क्या मैं विजुलाइज कर सकता हूँ अपने माइंड में कि इससे मैंने उस आदमी को हैप्पीनेस दी या उस ग्रुप को हैप्पीनेस दी। तो जो गवर्नमेंट की जॉब्स होती है उसमें क्या होता है, उसमें लर्निंग एंड डिलीवरिंग साइमल्टेनियस होता है। तुम सीखते भी रहते हो और डिलीवर भी करते रहते हो, देखते भी रहते हो, और कभी भी सेकेंड डे फर्स्ट डे की तरह नहीं होता है, क्योंकि तुम लर्न भी कर रहे हो और डिलीवर दोनों के। ये बहुत जगह पे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे होता है, पहले तुम लर्न कर लो, सर्टिफाई हो जाओ अपने आप, फिर डिलीवर करना शुरू करो। बट यहाँ पर तुम्हारा लर्निंग भी चलती रहती है और डिलीवरी भी चलती रहती है। तो ये फीलिंग कि मैंने समथिंग न्यू आई हैव डन टुडे इज ए फीलिंग एवरी डे, बट दैट्स व्हाई इट इज सो एक्साइटिंग। Okay, so thank you friends for taking a time out and coming, and thank you very much. Wish to see you. में से आप सब लोग गवर्नमेंट को ज्वाइन करें, और जब गवर्नमेंट में ज्वाइन करें तो मुझे ज़रूर बुलाइएगा, ज़रूर मैं आपकी पोस्टिंग पे आऊँगा। थैंक यू।